हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग एक फॉर्म भरते हैं। 10 लाख। और सीटें कितनी होती हैं? सिर्फ 1000 के आसपास। हाँ, वो दशमलव के बाद वाला सक्सेस रेट। बिल्कुल। इतनी छोटी सी संभावना है, लेकिन फिर भी इस एक परीक्षा के इर्द गिर्द पूरा का पूरा एक समानांतर समाज खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय बहुत दिलचस्प है और बहुत जरूरी भी। हाँ, जरूरी भी। हम विकास सर के जो ऑब्जर्वेशन और नोट्स है ना, उन पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मिशन आज उन भारी भरकम मिथकों और हवाई कहानियों की परतें उधेड़ना है जो यूपीएससी के नाम पर एक भ्रम का जाल बुनती हैं। हाँ, सही बात है। और ये जो इकोसिस्टम बन गया है ना, ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी है। हाँ, मतलब ये चर्चा सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो बंद कमरों में किताबें रट रहे हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि इस परीक्षा के नाम पर जो इकोसिस्टम बना है उसके पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है। बिल्कुल। और जब जब कोई प्रक्रिया इतनी बड़ी और जटिल हो जाती है ना, तो उसके आसपास भ्रांतियों का बाजार गर्म होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। जो नोट्स और रिसर्च आज हमारे सामने है, वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि समाज बाहर से इस परीक्षा को जिस नजरिए से देखता है और जो कैंडिडेट असल में उस भट्टी में तप रहा होता है, उन दोनों की वास्तविकताओं में जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए फिर उस सबसे बड़े और सबसे आम मिथक से ही शुरुआत करते हैं। समाज में ना एक लगभग स्थायी धारणा बन चुकी है कि सिर्फ टॉपर्स ही इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, वो 95% वाला मिथक। मतलब अगर कोई स्कूल या कॉलेज में हमेशा 95% से ऊपर नहीं लाया तो इसे सिविल सेवा के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इतने सालों के जो वास्तविक ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके अनुसार एक औसत या जो एवरेज छात्र होता है ना, उसके पास इस परीक्षा को पास करने का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ होता है। मनोवैज्ञानिक लाभ वो कैसे? देखिए, जो हमेशा से टॉपर रहा है ना, जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ फर्स्ट आता रहा है, उसने अक्सर एक चीज का सामना कभी नहीं किया होता है, और वो है असफलता। फेलियर। हाँ, यूपीएससी एक ऐसी क्रूर प्रक्रिया है जो हर कदम पर इंसान के अहंकार को तोड़ती है। जब एक जीवन भर का टॉपर पहली बार प्रीलिम्स में फेल होता है तो उसका पूरा वजूद हिल जाता है। इसके विपरीत एक औसत छात्र असफलता से परिचित होता है। वो पहले भी गिर चुका होता है। बिल्कुल। उसमें बाउंस बैक करने की, यानी गिरकर दोबारा उठने की जो रेजिलियंस होती है ना, वो इस परीक्षा की सबसे बड़ी मांग है। प्रेरणादायक लगता है कि औसत छात्र बाउंस बैक कर लेता है, लेकिन सिलेबस तो पहाड़ जितना है ना। हाँ, वो सबसे पॉपुलर मिथ। यहाँ गाड़ी आकर रुकती है उस 14 घंटे वाले मिथक पर। हाँ, ये कहा जाता है कि अगर कोई रोज 14 या 15 घंटे नहीं पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन तो नामुमकिन है। तो क्या इतने विशाल सिलेबस को कवर करने के लिए गणित के हिसाब से 14 घंटे जरूरी नहीं? गणित के हिसाब से शायद लगे, लेकिन इंसानी दिमाग की जो न्यूरोलॉजी है ना, उसके हिसाब से ये पूरी तरह गलत है। ये शायद इस इकोसिस्टम का सबसे खतरनाक मिथक है। जो स्रोत हमारे पास हैं वे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी ह्रासमान प्रतिफल के नियम की ओर इशारा करते हैं। मतलब एक पॉइंट के बाद आउटपुट 0 हो जाता है। एग्जैक्टली। 14 घंटे किताब खोलकर लाइब्रेरी में बैठे रहना आज सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन गया है, ये दिखाने के लिए कि कौन कितना बड़ा संघर्ष कर रहा है। लेकिन असलियत में 6 से 8 घंटे के बाद इंसान का दिमाग नई जानकारी को प्रोसेस करना लगभग बंद कर देता है। तो फिर ये लोग जो 14 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं वो कर क्या रहे होते हैं? वो बस पैसिव रीडिंग कर रहे होते हैं, जिसे हम क्वालिटी बनाम क्वांटिटी कहते हैं। वो असल में एक्टिव रिकॉल और पैसिव रीडिंग के बीच का अंतर है। 14 घंटे पन्ने पलटना पैसिव रीडिंग है, जिससे दिमाग में कुछ नहीं रुकता। सफल कैंडिडेट्स 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वे उस जानकारी का विश्लेषण करते हैं, उसे पिछले साल के प्रश्न पत्रों से जोड़ते हैं। मतलब ये कि सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने से, कुर्सी तोड़ने से कोई आईएएस नहीं बनता। लेकिन चलिए, अगर कोई कैंडिडेट 8 घंटे की बेहतरीन क्वालिटी वाली पढ़ाई कर भी रहा है, तब भी एक और बहुत बड़ी दीवार उसके सामने खड़ी कर दी जाती है। कोचिंग वाली दीवार। बिल्कुल, कोचिंग और पैसे की दीवार। एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि जब तक लाखों रुपए खर्च करके किसी मशहूर कोचिंग संस्थान में दाखिला न लिया जाए, तब तक ये 8 घंटे की सेल्फ स्टडी भी किसी काम की नहीं है। इस पे विकास सर के ऑब्जर्वेशंस बहुत ही स्पष्ट हैं। कोचिंग को आज सफलता की गारंटी की तरह बेचा जा रहा है,
जो कि एक शुद्ध बाजारवाद है। एक बिजनेस बन गया है पूरा। बिल्कुल। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे सकती है, और वो है दिशा। वो एक कैंडिडेट का थोड़ा समय बचा सकती है, ये बताकर कि क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन क्या वो सफलता की चाबी है? बिल्कुल नहीं। नोट्स में साफ लिखा है कि असली परीक्षा मुख्य परीक्षा यानी मेंस है, जो एनालिटिकल एबिलिटी की मांग करती है। विश्लेषणात्मक क्षमता। हाँ, जब कोई कोचिंग संस्थान पक्की पकाई सामग्री या रेडीमेड नोट्स देता है ना, तो कैंडिडेट की अपनी सोचने की क्षमता कुंद हो जाती है। सेल्फ स्टडी करने वाला कैंडिडेट जब खुद 4 किताबें पढ़कर अपना एक निष्कर्ष निकालता है, तो उसके दिमाग की जो कसरत होती है ना, वही कसरत उसे इंटरव्यू और मेंस में बाकी सबसे आगे ले जाती है। पैसा सुविधाएं दे सकता है, अनुशासन नहीं। ये बहुत गहरी बात है कि पैसा सुविधाएं दे सकता है, अनुशासन नहीं। लेकिन अगर अनुशासन ही सब कुछ है, तो फिर इस बात को कैसे झुटलाया जाए कि हर साल के जो परिणाम आते हैं उनमें आईआईटी या आईआईएम और बड़े अंग्रेजी माध्यम के संस्थानों के छात्रों का ही दबदबा दिखता है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। और इसके अलावा जो छात्र दिल्ली के मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, उन्हें जो माहौल मिलता है, क्या वो एक गांव में बैठे छात्र को मिल सकता है? इस बैकग्राउंड बायस को हम सिर्फ एक हाइप कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो हमें शुरुआती बढ़त और अंतिम जीत के बीच का फर्क समझना होगा। एक आईआईटी ग्रेजुएट या अंग्रेजी माध्यम के छात्र को सीसैट के पेपर में या उत्तर के प्रेजेंटेशन में शुरुआती बढ़त जरूर मिलती है। दिल्ली में रहने वालों को स्टडी मटेरियल और पीयर ग्रुप भी जल्दी मिल जाता है। हाँ, वो सब मिलता है, लेकिन यूपीएससी कोई 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं है। ये एक लंबी मैराथन है। शुरुआती बढ़त किसी को भी कुछ किलोमीटर तक आगे रख सकती है, लेकिन 2 साल तक रोज खुद को प्रेरित रखना, हर रोज उत्तर लिखना और करंट अफेयर्स को स्टैटिक विषयों से जोड़ना, इन सब के लिए बहुत स्टैमिना चाहिए। बिल्कुल। ये सब करने के लिए जो मानसिक स्टैमिना चाहिए ना, वो किसी कॉलेज की डिग्री से नहीं आता। एक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा हुआ छात्र जिसके पास सही रणनीति और निरंतरता है, वो इस मैराथन के अंतिम चरण में उन सभी तथाकथित एलीट कैंडिडेट्स को पछाड़ सकता है जो अपनी शुरुआती बढ़त के नशे में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। मैराथन से मुझे एक और बात याद आई। हमारे समाज में इस मैराथन को एक ही छलांग में पूरा करने वालों का एक अजीब सा महिमा मंडन होता है। मतलब पहले ही प्रयास में आईएएस, अखबारों के पहले पन्ने पर यही छपता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ग्लोरिफिकेशन। हाँ, ऐसा लगता है कि जिसने 4 साल लगाकर परीक्षा निकाली, उसकी सफलता तो जैसे सेकंड हैंड हो गई है। बिल्कुल। और ये महिमा मंडन इस इकोसिस्टम का एक बहुत ही टॉक्सिक हिस्सा बन चुका है। जो डेटा और ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध है, वे बताते हैं कि पहले प्रयास में सफलता पाना एक दुर्लभ अपवाद है, सामान्य नियम नहीं। एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। हाँ, सिलेबस इतना विशाल है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक साथ दिमाग में बिठाने और उनके बीच के सूत्र जोड़ने में ही अक्सर 1 से ज्यादा साल लग जाते हैं। ज्यादातर सफल कैंडिडेट्स अपने दूसरे, तीसरे या चौथे प्रयास में ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हर असफल प्रयास वास्तव में एक सीखने की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, एक लर्निंग कर्व होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के इस अनावश्यक दबाव के कारण कई कैंडिडेट्स पहले ही साल में पैनिक कर जाते हैं और अपनी तैयारी का पूरा स्ट्रक्चर खराब कर लेते हैं। और इसी पैनिक और भेड़चाल का एक और रूप हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनाव में देखने को मिलता है। हर साल जैसे ही परिणाम आते हैं ना, एक अफवाह फैल जाती है कि इस साल एंथ्रोपोलॉजी या समाजशास्त्र बहुत स्कोरिंग रहा, और फिर सब उसी के पीछे भागने लगते हैं। हाँ, अगले ही दिन हजारों कैंडिडेट्स अपना पुराना विषय छोड़कर उस नए विषय की तरफ भागने लगते हैं। ये भेड़चाल इस परीक्षा की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। किसी भी विषय को स्कोरिंग मान लेना यूपीएससी की स्केलिंग और बेल कर्व प्रणाली की अज्ञानता को दर्शाता है। क्योंकि कोई विषय अपने आप में अंक तो बांटता नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हजारों कैंडिडेट्स एक ही स्कोरिंग विषय की तरफ भागते हैं, तो उस विषय में औसत अंक अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा उसी अनुपात में बढ़ जाती है। असली सच्चाई हर साल बदलते ट्रेंड के पीछे भागने में नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? कैंडिडेट को उस एक विषय के साथ कम से कम 500 घंटे बिताने हैं, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर तक समझना है। अगर उस विषय में कैंडिडेट की स्वाभाविक रुचि नहीं है ना, तो वो कभी भी उन उत्तरों में गहराई और मौलिकता नहीं ला पाएगा जो अच्छे अंक दिलाते हैं।
रुचि ही वो इकलौती चीज है जो इंसान को बोरियत से बचाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस विषय पर आ रहे हैं जिस पर कोई भी टॉपर्स का इंटरव्यू या कोचिंग संस्थान का विज्ञापन खुलकर बात नहीं करता। अदृश्य संघर्ष की बात कर रहे हैं आप। हाँ, सफलता की चमक तो सब देखते हैं, लेकिन जो अदृश्य संघर्ष है, वो जो मानसिक दबाव है, बर्नआउट है, एंग्जाइटी है, और सबसे बड़ी बात वो भयंकर अकेलापन है, जो कोई आसानी से नहीं देख पाता। बिल्कुल। जब एक कैंडिडेट 25-26 साल का हो रहा होता है, उसके स्कूल के दोस्त कॉर्पोरेट दुनिया में तरक्की कर रहे होते हैं, गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, और वो बंद कमरे में उसी लक्ष्मीकांत की किताब के पन्ने पलट रहा होता है। यही वो जगह है जहां विकास सर के वास्तविक ऑब्जर्वेशन हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। इस तैयारी का जो सबसे अंधेरा कोना है, वो ये मनोवैज्ञानिक संघर्ष ही है। इसे आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट कहा जा सकता है। एक सेल्फ डाउट आ जाता है। बहुत ज्यादा। एक उम्र के बाद जब इंसान आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता ना, तो उसका सेल्फ डाउट चरम पर पहुंच जाता है। क्या मैं इस लायक हूं, या अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ये सवाल रोज दिमाग को खोखला करते हैं। और बर्नआउट भी तो होता है। हाँ, बर्नआउट सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है। ये वो स्थिति है जब दिमाग किसी भी नई जानकारी को प्रोसेस करने से पूरी तरह इनकार कर देता है। और विडंबना ये है कि समाज इस अकेलेपन को तपस्या का नाम देकर उसे ग्लोरीफाई कर देता है, जिससे कैंडिडेट किसी से मदद मांगने या अपनी मानसिक स्थिति साझा करने में भी शर्मिंदगी महसूस करता है। बिल्कुल। एक सेकंड, यहाँ मुझे टोकना पड़ेगा, क्योंकि इस अकेलेपन और मानसिक दबाव के बीच आज का सोशल मीडिया ना एक आग में घी का काम कर रहा है। आज हर दूसरे दिन फेक मोटिवेशन की रील्स वायरल हो रही हैं। अरे वो रील्स तो पूछिए मत। बैकग्राउंड में कोई बहुत ही भारी एग्रेसिव संगीत बज रहा है, एक लाल बत्ती वाली गाड़ी स्लो मोशन में आ रही है, और ऊपर लिखा होता है ठुकरा के मेरा प्यार, या आईएएस बना दूंगा। ये रील्स देखकर लगता है जैसे प्रशासन चलाना कोई बॉलीवुड की एक्शन फिल्म है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सोशल मीडिया का ये फेक मोटिवेशन वास्तव में जहर की तरह काम कर रहा है। ये युवाओं को मेहनत या सेवा भाव के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, बल्कि सत्ता, रुतबिल और बदले की भावना का एक झूठा भ्रम पैदा कर रहा है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये क्या है? वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये एक सस्ता डोपामाइन लूप है। जब कोई युवा ये रील्स देखता है तो उसे बिना कोई मेहनत किए ही वो फील गुड हार्मोन मिल जाता है। लेकिन इन रील्स में कहीं भी वो 10 घंटे की खामोश और उबाऊ पढ़ाई नहीं दिखाई जाती। वो आंखों के नीचे पड़े काले घेरे या वो लगातार मिलने वाली असफलताएं भी तो नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं दिखती। जब ऐसा युवा इन रील्स से प्रेरित होकर असल किताबों का सामना करता है तो वास्तविक पढ़ाई का डोपामाइन लेवल उस रील के मुकाबले बहुत कम होता है। नतीजा, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है और टूट जाता है। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये कंटेंट पूरी की पूरी एक पीढ़ी की सोच को भ्रष्ट कर रहा है और उन्हें एक ऐसे सपने के पीछे दौड़ा रहा है जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बहुत ही डरावना सच है। और चलिए मान लेते हैं कि किसी ने इस पूरी कठिन प्रक्रिया को, इस मानसिक यातनाओं को पार कर भी लिया, सालों की मेहनत के बाद लिस्ट में नाम आ गया। हाँ। समाज तुरंत कहता है, अरे वाह, अब तो लाइफ सेट हो गई। हमारे स्रोत यूपीएससी क्लियर करने के बाद की उस वास्तविकता के बारे में क्या कहते हैं? क्या लबासना से निकलने के बाद वाकई सब कुछ स्वर्ग जैसा हो जाता है? ये इस पूरे सफर का अंतिम और शायद सबसे बड़ा भ्रम है। सफलता के बाद लाइफ सेट नहीं होती, बल्कि चुनौतियों का एक बिल्कुल नया और कहीं अधिक जटिल अध्याय शुरू होता है। लोगों को लगता है कि आईएएस या आईपीएस बनने के बाद सिर्फ फीता काटना है। हाँ, फीता काटना है, सैल्यूट लेना है और एयर कंडीशनर वाले दफ्तर में बैठना है। लेकिन हकीकत में उस कुर्सी के साथ जो असीमित शक्ति आती है ना, उससे कई गुना बड़ा दबाव और जिम्मेदारी भी आती है। रातों की नींद उड़ जाती होगी। बिल्कुल। आधी रात को अगर जिले में कोई दंगा भड़क जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो कोई भी वर्किंग आवर्स मायने नहीं रखते। राजनेताओं का भारी दबाव, मीडिया की 24 घंटे की स्क्रूटिनी और जनता की अनगिनत अपेक्षाओं का बोझ होता है। कई बार परिवार के लिए भी समय नहीं मिल पाता होगा। एकदम सही कहा। जो कैंडिडेट सिर्फ उस इंस्टाग्राम रील वाले रुतबे और आराम के लिए इस सेवा में आते हैं, वे अंदर जाकर बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये एक जन सेवा है, कोई आरामदायक रिटायरमेंट प्लान नहीं है। ये सुनकर तो लगता है कि इस चक्रव्यूह में उतरने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।
तो निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हुए सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आखिर यूपीएससी के मैदान में किसे उतरना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं। विकास सर का स्पष्ट मानना है कि यूपीएससी सबके लिए नहीं है और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। इसमें उतरने से पहले किसी भी इंसान के भीतर एक इमोशनल क्लैरिटी यानी भावनात्मक स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक बंद कमरे में बैठकर खुद से ये पूछना होगा कि क्या मैं इस प्रक्रिया की बोरियत और असफलता के जोखिम को झेल सकता हूँ। अगर कोई छात्र सिर्फ इसलिए तैयारी शुरू करता है क्योंकि उसके पड़ोसी का बेटा भी यही कर रहा है या उसमें कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, तो उसे इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हाँ, या उस पर परिवार का बहुत ज्यादा दबाव है, तब भी नहीं। इस भीड़छाल से बचना ही आज के समय की सबसे बड़ी समझदारी है। बहुत सही बात कही आपने। आज की इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं वो ये हैं कि यूपीएससी केवल एक परीक्षा है, जीवन मरण का प्रश्न नहीं। 14 घंटे का दिखावा, कोचिंग का बाजार और फर्स्ट अटेम्प्ट का ग्लोरिफिकेशन, ये सब मिथक हैं। हाँ, ये सब उस विशाल इकोसिस्टम द्वारा बनाए गए मिथक हैं जिनका जमीनी सच्चाई से बहुत कम लेना देना है। सफलता मिले तो बेहतरीन है, आपको एक बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर असफलता भी हाथ लगे तो भी ये यात्रा के इंसान को जो धैर्य, ज्ञान और विश्लेषणात्मक क्षमता देती है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम आती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद ना, अगर हम समाज के नजरिए को देखें तो इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जिसे मैं सुनने वालों के विचार के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे समाज में एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी को लगभग भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। इस पर सोचने की जरूरत है, क्या समाज में एक सिविल सेवक का रुतबा सच में इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि वो जमीनी स्तर पर विकास करता है और देश की सेवा करता है, या फिर इसके पीछे की असली वजह ये है कि हमारे अवचेतन मन में आज भी वो पुरानी राजा और प्रजा वाली सामंती सोच जिंदा है, जहां हम सेवा का सम्मान नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ निरंकुश सत्ता की पूजा करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी व्यवस्था की नींव पर चोट करता है और जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।